हमें प्री रेक्विजिट क्या थी, ज़रूरत क्या थी एसईओ करने के लिए। हमें जो ज़रूरत थी ना एसईओ करने के लिए, हमें ज़रूरत है कि हमें एचटीएमएल की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब तक हम वेबसाइट पे नहीं जाएंगे हम एसईओ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमें एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं अबाउट एचटीएमएल, ठीक है। क्योंकि मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई ये एक वेबसाइट है, सपोज कर लेते हैं ये एक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट कोई बंदा मुझे देता है, कहता है भाई इसको रैंक करना है, ठीक है, इसकी आपने एसईओ करनी है। अब देखा जाए तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट है। अब मुझे इसको रैंक करने के लिए इस वेबसाइट में कुछ चेंजेस करनी है। अब वो चेंजेस मैं उस वक्त कर सकूंगा जब मेरी ग्रिप होगी वेबसाइट पर, ठीक है। और जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हमारे पास जो सब स्टूडेंट्स आते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं वो वेब डेवलपर तो आते नहीं है, यानी कि वो डिजिटल मार्केटिंग के मूड में आते हैं और उन्होंने वेब डेवलपमेंट की नहीं होती है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप वेब डेवलपमेंट सीखें, क्योंकि आपको वेब डेवलपमेंट नहीं करनी है। मतलब मैंने इस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को चेंज तो बिल्कुल नहीं करना, उसका डिज़ाइन भी मुझे चेंज नहीं करना, मगर मुझे इस डिज़ाइन में जाकर चेंजेस करनी आनी चाहिए। वो कौन सी चेंजेस हैं? चेंजेस ये हैं कि भाई यहाँ पर ना पहले लिखा हुआ था वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, अब वो क्या कर रहा था, कंपनी वेलकम कर रही थी, जो कि इतनी फ्रूटफुल बात नहीं थी रैंक करने के लिए। सो मुझे ये देखना था कि भाई ये गलत मैसेज है, इसको ठीक करना है। सो मैंने उसको चेंज किया, फिर उसके साथ एक खास एलिमेंट लगाया जिसको गूगल रिकमेंड करता है कि होना चाहिए। फिर यहाँ आकर देखो आप, तो हमने इसका कंटेंट लिखा और कंटेंट के अंदर भी यही वर्ड लिखा हुआ है, और यही वाला वर्ड अगर आप माउस इसके ऊपर रखो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक ही वर्ड चल रहा है ना हर जगह पर। इसका मतलब है ये था इस कंपनी का कीवर्ड जिसके ऊपर इसको रैंक करवाना था हम लोग। सो अब हमारा काम ये होता है कि हम ये देखते हैं कि कीवर्ड का यूज ठीक है कि नहीं हुआ। अगर कीवर्ड का यूज ठीक नहीं हुआ या हुआ ही नहीं हुआ या कीवर्ड बना ही नहीं हुआ, तो ये सारा काम हमें करना है। अब फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट आ गई, मैंने कहा भाई ये मुझे चेंज करना है, तो मुझे अगर इसे एडिट करनी ही नहीं आती मैं तो चेंज नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहिए होती है HTML। मैं कंट्रोल U प्रेस करता हूँ, एक शॉर्टकट है हमारे पास ये, लिखा हुआ ये पेज सोर्स। दिखा दो पेज सोर्स, क्यों नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, टेक्निकल इशू है इसका, इसका देखते हैं। हाँ ठीक है। अब इस कोड को अगर हम देखें तो ये कोड तो बड़ा लंबा चौड़ा कोड है, हमें इतने सारे में नहीं रहना, हमें सिर्फ उन एलिमेंट्स को देखना है जो एसईओ को रिलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट को रैंक करना है। वो कोई 5-6 एलिमेंट्स ऐसे है, नहीं 5-6 ही थे ना जो जैसे हेडिंग चेंज कर दी। हाँ बिल्कुल सही, जैसे मैंने 2-3 चीजें आपको दिखा दी हैं, ठीक है। अब ये चीज समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले HTML को समझना है, जो कि इस क्लास के स्टूडेंट्स ने पहले समझ लिया हुआ है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ वो आपको मैं समझा दूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, घर आज आप जाओगे तो आपको नेट से जाकर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसका नाम है नोटपैड ++। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये ऊपर आ गया, ये वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, मतलब इसकी कोई टैक्स नहीं है, कोई सीरियल नंबर नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, फ्रीवेयर है, ठीक है। सो इसको आप वैसे ही इंस्टॉल कर लोगे। तो आपने सबसे पहले जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर पे। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, जैसे ये मेरे पास आ रहा है, ठीक। ये इंस्टॉल हुआ है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब हम एक काम करते हैं कि अब मैंने आपको HTML फाइल दिखाई कि एक्चुअली जो वेबसाइट रन हो रही है बेसिकली क्या हो रहा है, वो एक HTML फाइल है जो रन हुई है, ठीक है। तो अब हम जरा ये देख लेते हैं कि इस HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो एक्स्ट्रा पहले खुली है मैंने बंद कर देता हूँ, ये मेरे कंप्यूटर पे खुली होंगी, आपके पास तो बिल्कुल ब्लैंक पेज ही आएगा, तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। इस तरह आपके पास स्टेटस नजर आएगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपने यहां पर आकर आपने अपनी फाइल को इस एप्लीकेशन में HTML बना देना। ओके, कैसे बनाना है हम लोगों ने भी इसको HTML, हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से सेव एज में जाएंगे और यहाँ से हम सेव एज
टाइप पर जाएंगे, ठीक है। और यहां से आकर हम सेव एज टाइप में आने के बाद यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप कर देंगे इसको। देखिए मैं 8 प्रेस कर रहा हूँ, आगे यानी मैंने क्या किया, अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया कि भाई किस फॉर्मेट में फाइल को सेव करना है। और यहाँ आकर मैं कहता हूँ इसको कहाँ पर सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ भाई इसको सेव कर लेता हूँ मैं डाउनलोड में, सपोज तो मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने इस फाइल का नाम रख लिया जी first.html, सॉरी फर्स्ट। अब इस पूरे का पूरा नाम क्या हो गया, first.html, क्योंकि इसकी टाइप क्यों बता दिया हमने, यानी इस फाइल का जो नाम है एक्चुअली वो है first.html। तो हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अच्छा, अब ये फाइल सेव हो गई है, ठीक है। अभी आपने देखा मैंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं। हमने क्योंकि इसको HTML कंपैटिबल बनाना था तो मैंने पहले फाइल बना ली। अब मैं जो कुछ लिखूंगा उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप HTML लिख रहे हो। अब सबसे पहले हम HTML फाइल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि एक HTML फाइल का डिजाइन क्या होता है। तो किसी भी, अच्छा हम कहते हैं इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सो हमें ये समझ में आती है कि शायद ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जब हमने जाना है तो हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ इस फॉर्मेटिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स समझने जा रहे हैं। तो ये हमें कहता है कि भाई आपने कैसे लिखना है HTML। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहां से मेरी HTML फाइल शुरू हो गई है। और इसे लिखने का तरीका क्या होता है कि हम एक लेस देन लगाते हैं और एक ग्रेटर देन लगाते हैं और उसके बीच में अपना रिजर्व वर्ड यूज कर देते हैं। ये बन गया जी HTML, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये है /HTML। अब इसका क्या मतलब है, मैंने कहा भाई यहां से मेरी फाइल शुरू होनी है और जहां मैंने उसके साथ स्लैश लगाया होगा यहां पर मेरी फाइल एंड है, यानी एक स्टार्ट है। अब ये एक स्ट्रक्चर बन गया कि भाई इसके अंदर हमारी सारी की सारी HTML फाइल है, ठीक है। HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML फाइल का स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह का ही होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, मतलब क्या, सर है, बॉडी है, बस यही है ना। सेम इसी तरह इसका भी है कि इसका एक पहला जो पार्ट होता है वो हेडर होता है, जो दूसरा पार्ट होता है वो बॉडी होता है और जो तीसरा पार्ट होता है वो फुटर होता है, ठीक है। सो हम इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हम एलिमेंट लिख लें, ये हेड हो गया, फिर इसको भी एंड कर दिया मैंने और इसको मैंने कर दिया बॉडी और फिर इसको भी हमने एंड कर दिया। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ स्ट्रक्चर लिख दिया, इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा, बीच में हम कुछ नहीं लिखा है। अब हम देखते हैं कि इसके बीच में हमें क्या लाना है समझने के लिए। तो जब मैंने इस वेबसाइट को आपको दिखाया था तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या आ रहा था, ये मैंने माउस यहाँ पे रखा था तो इसका टाइटल आ रहा था ना। ये जो टाइटल वाला पार्ट होता है ये हेड में लिखा गया होता है। टाइटल जो होता है किसी भी वेबसाइट का, कहाँ पे लिखते हैं हम, हेड पे। और टाइटल एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है वेबसाइट का, ठीक है। सो हमने कहा भाई इधर आ जाओ, तो इधर आए। इसका मतलब अब ये किस में आता है, हेड में आता है, तो हम यहां पर आकर लगा देते हैं टाइटल। अब एसईओ के हवाले से क्या करना है ये अभी हमने नहीं सीखा हुआ, ये हमने क्लास में आगे जाकर सीखना है। अभी हम सिर्फ टैग को समझने की कोशिश करें ताकि हमें पता लगे कि टैग कौन सा है। यहाँ पर लाना हमने कीवर्ड है, कीवर्ड कैसे बनना है वो हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं कीवर्ड को कहाँ पे लाना है आपने कि उस जगह पर आ जाए, तो हमने कहा टाइटल में लेकर आना है। तो यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने लिख दिया भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, फाइन, टाइटल ऐड, ठीक है। इसको हमने कहाँ रखा था जी, उसमें डाउनलोड्स में। इसका सेव का बटन दोबारा दबाएं, आपको समझ आ रही है ना। हम यहाँ से डाउनलोड्स पे आ जाते हैं, ये फाइल आ गई है हमारे नजर, इसे खोलिए। तो अभी हमने पेज पे तो कुछ किया ही नहीं, यानी कि बॉडी पे तो कुछ भी नहीं लिखा। तो जब हम बॉडी पे कुछ लिखेंगे तो नजर आएगा, नहीं लिखा तो नजर नहीं आएगा। तो अभी हम यहाँ पर लिखा है सिर्फ, तो अब आप यहाँ पर आकर देखो आ रहे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड पर तस्वीर नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, लेकिन इधर तस्वीरें आ रही हैं सबके साथ, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फेविकॉन, इसको हम कहते हैं जी ये इसका फेविकॉन इमेज है।
इसके इसमें नहीं लेके जा रहा था मैं सोर्स पे, अब आ गया लेके। अब हम किसकी बात करने लगे हैं? तस्वीर की। अब वो जो तस्वीर हमें नजर आ रही है ना पैरेलल साथ, ये इसको हम टेक्निकली कॉल करते हैं एसईओ में कि ये फेविकॉन इमेज है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेविकॉन। अब बेसिकली है क्या है, तो ये एक इमेज है। अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊंगा तो इमेज का साइज वही होगा जो इमेज का साइज है, लेकिन कोडिंग की वजह से ये शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, किस कोडिंग की वजह से ये शॉर्टकट बनता है? इस कोडिंग की वजह से। क्या कोडिंग है? लिंक। अब ये हम एक और टैग देख रहे हैं, मतलब हमने एक पहला टैग देखा, अब हम एक दूसरा टैग देख रहे हैं। सिर्फ वो देख रहे हैं जो एसईओ से रिलेट करते हैं। लिंक, आरईएल का मतलब है रिलेशन, इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई एक लिंक लगाओ किस रिलेशनशिप के साथ कि वो शॉर्टकट आइकन के तौर पर आए, क्योंकि हमें फेविकॉन चाहिए। उसके बाद आगे हमने लगा दिया एचरेफ। एचरेफ का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। एचरेफ का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू, अच्छा इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए ना, मैं इसको हटा देते हैं। अब पीछे क्या बन गया? फेविकॉन डॉट पीएनजी। ठीक है, अब इसको मैं सेव करूंगा, तो जब मैं इसको रन करूं तो ऊपर तो सीपी आ जानी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए? नहीं, देखिए अब मैंने सेव कहाँ की है अपनी HTML फाइल, डाउनलोड में भी आपके सामने की सेव। कोड तो मैंने वहां लिख दिया, और उस कोड के अंदर जो मैंने रेफरेंस दिया वो किसका दिया? एक तस्वीर का दिया। वो तस्वीर तो यहाँ नहीं है ना हमारे पास कहीं। इसका मतलब क्या हुआ? तस्वीर का होना जरूरी है। ठीक है, सो हम यूं करते हैं, नेट से जाके ना कोई भी तस्वीर पकड़ लेते हैं कि क्या लिखा, कंप्यूटर कोर्स से लिखा था ना, तो मैं कह देता हूँ शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज लोगो पीएनजी। मैं कहता हूँ नेट से मुझे कोई तस्वीर दिखा दो प्रैक्टिस करने के लिए भाई। ठीक है, तो इधर से हमको ये पिक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये ले लेते हैं भाई, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज करता हूँ। ये सबको पता है इमेज सेव करते हैं हम लोग इस तरीके से। अब ये जेपीजी आ गई है, नहीं हमने जेपीजी नहीं लगानी, हमने पीएनजी लगानी थी। चलिए यहाँ से कोई और ये वाली ले लेते हैं, ये पीएनजी होगी मेरे ख्याल, इसका ट्रांसपेरेंट आ रहा है पीछे। अच्छा ये भी इसने जेपीजी बनाई हुई है यार, ये कि हमने ऊपर से पीएनजी लिखा था। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से तो अब हमें मिल ही जाएगी कोई ना कोई, है ना। चलिए मैं वहाँ से कॉपी कर देता हूँ ना, मेरे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी। हाँ वहाँ भी कर दें बेशक, तो पीएनजी आ जाएंगी हमारे पास, लेकिन हम यहाँ से ना अपने फोल्डर में से एक पीएनजी पिक कर लेते हैं। कोई सी भी पीएनजी ले लेते हैं फिर समझने के लिए। चलें फिलहाल हम यूँ करते हैं, ये इमेज है, जेपीजी है ये। यहाँ पर फेविकॉन पड़ा होगा ना, कोई एफ प्रेस कीजिए। इसका फेविकॉन नहीं है, और इसको देख लेते हैं, इमेजेस। चलिए ये आ गया फेविकॉन का इमेज, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहीं पे पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल प्रैक्टिस के लिए।
अब हमारे कोड में कोई इशू नहीं है। आ गया जी फेविकॉल। कौन सा वाला कॉपी हुआ? पीएनजी ये भी नहीं हुआ है ना? जब हम वेबसाइट पर जाएंगे ना, फिर हम इमेज देखा ना, मैंने वहां से इमेजेस हटाया था ना, क्योंकि जब हमने वेबसाइट पे काम करना होगा, फिर जितने भी इमेजेस होंगे ना, सब इमेजेस के फोल्डर में पड़े होंगे। ये मेरा ख्याल है पीएनजी है। ये पीएनजी है। कंट्रोल सी करें, अब ये तो हम कर चुके हैं सब कुछ। अब सिर्फ इस फाइल को रीलोड ही कर लो अपनी को। ये उधर से प्ले कर लेते हैं दोबारा ना। आ गया। यही ऊपर का लिस्ट है ना हमारे पास, टैब बहुत सारे हैं ना, इसलिए वो उसका पूरा बाकी का कंटेंट वही आ गया। वेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, साथ में तस्वीर भी लगी हुई है। जी आ रही है ना तस्वीर आपको? ठीक है। सो ये है फेविकॉल। ये वाले दो चीजें हैं जो हमें अभी स्टार्ट में फोकस करनी है कि भाई हेड में क्या लगाना है। हेड में हमने क्या लगा दिया? राइटर लगा दिया और फेविकॉल लगा दिया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जरा अंदर वेबसाइट को। अब हम डिटेल से देखते हैं आगे, और अब हम आगे किस चीज़ को हमें टारगेट करना है। जैसे मैंने भी आपको प्रोफेशनल किचन की एक वेबसाइट दिखाई थी, अब जरा उसी को दोबारा खोलें और यहाँ पर आए। अब हम आगे इधर, और अब हमने कहा कि भाई ये जो है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे भी हमने फोकस करना है, क्योंकि जब डेवलपर ने इसे बनाना है ना, तो उसने इसको डिज़ाइन करना है कि स्टाइलिश लगे। लेकिन हमने जब इसको देखना है ना, तो हमने देखना है कि गूगल फ्रेंडली हो, कि गूगल क्या कहता है कि ये कैसा होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो गूगल कहता है कि भाई ये जो आपकी हेडिंग है ना, इसको यूज़ करना है आपने हेडिंग स्टाइल में। और गूगल कहता है कि आपके पास जो हेडिंग स्टाइल्स है ना, वो है टोटल 6। ये H1 से शुरू किया हमने, हेडिंग स्टाइल और स्लैश H1। अब ये मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ? ये किस पार्ट में लिख रहा हूँ? ये बॉडी में लिख रहे हैं। ठीक है। यानी, और ये हमारे पास कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं? 6। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होते हैं, वही वाले हेडिंग स्टाइल्स हैं जो वर्ड में भी होते हैं। हेडिंग 1 2 3 4। और ये कहाँ यूज होते हैं? ये हमेशा पैराग्राफ के हेडर में यूज होते हैं। मतलब ये पैराग्राफ में आप हेडिंग स्टाइल यूज नहीं करते। ऐसे नहीं कि कंटेंट लिखा हो तो उसको हेडिंग स्टाइल कर देंगे, गूगल मना करता है कि ऐसे नहीं करते। अगर हम अपनी पूरी वेबसाइट में हेडिंग स्टाइल यूज ही ना करें, तो गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं बना हुआ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही। अब बेसिकली हम जब इन हेडिंग स्टाइल को देखते हैं ना वर्ड में, हमें फौरन यूं लगता है कि जैसे ये कोई फॉर्मेट है। वर्ड में तो फॉर्मेट लग रहे हैं, यहाँ पर भी ये फॉर्मेट के तौर पे नजर आएंगे, मगर एसईओ में हम इसे फॉर्मेट के तौर पर ट्रीट ही नहीं कर रहे, बल्कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे गूगल ये समझता है कि ये आपकी वेबसाइट का हेडर है। यानी एक किस्म का ये निशान लगा दिया कि भाई ये हेडर है। और जब हमने लेवलिंग की इसकी, तो हमने कहा ये टोटल 6 हेडिंग स्टाइल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ऊपर लगा हुआ था H1, तो उसको पता लग गया गूगल को कि आपका पॉइंट यहाँ से शुरू है, नीचे आया, फिर आ गया H2। अब उसको क्या पता लगा? ये उसका सब पॉइंट है। फिर जब आपने H3 किया तो उसने कहा भाई ये उसका सब पॉइंट है। सो गूगल इस मकसद के लिए हेडिंग स्टाइल को यूज कर रहा है। अब अगर गूगल इधर से पहचान रहा है आपकी हेडिंग्स के स्ट्रक्चर को, जैसे किताबें होती हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं हम, तो बुक में जब पहला चैप्टर शुरू होता है तो उसका पहला टॉपिक शुरू होता है, उसको लिख देते हैं 1, फिर एक पैराग्राफ लिखा होता है, फिर नीचे लिखा होता है 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.3.1। तो पढ़ने वाले को, रीडर को फौरन समझ में आ जाता है कि ये क्या मैसेज है। यही मैसेज देने के लिए हमें हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है गूगल पर। यानी कि ये गूगल का इस वेबसाइट की एसईओ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। जिसने आपने 1.3.1 वर्ड यूज किया है, ये
पहले में से तीसरा, तीसरे में से फिर पहला, तीसरे का क्या इसमें गूगल में भी ऐसे होगा जिसने H1 है, अगर H2 का हम करना चाहें दूसरा तो H2.1 मतलब कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल। मैं कह ये एक एग्जांपल, 6 आपने इसमें सिर्फ 6 यूजर्स ने हेडिंग, टोटल 6 हेडिंग स्टाइल है, सातवां कोई भी नहीं है। और इसको यूज करने का ऑर्डर भी यही है कि ऊपर से नीचे की तरफ असेंडिंग है, यानी कि पहले अगर 1 है तो फिर 2 होगी, या पहले अगर 2 है तो फिर 3 होगी, अगर पहले 4 है तो फिर 5 होगी। लेकिन आपकी वेबसाइट का स्टार्ट जो है वो हमेशा 1 से होना चाहिए, क्योंकि वो फिर ये कहेगा कि आपने मिस किया हुआ एलिमेंट। भाई सबसे पहले उसने इश्यू देना, कहना है कि हेडिंग 1 तो है ही नहीं आपकी वेबसाइट में, जो कि मेन फैक्टर है, तो लगाएं उसे जाकर। अब वो हेडिंग 1 को हमें स्टार्ट पे ही लगाना है हमेशा, जहां से हमारी बात शुरू होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए जी हेडिंग स्टाइल्स। इसको मैं 2 कर दूं। ताकि आप इनको समझ भी लें, देख भी लें। ये टोटल थे 6। अब दिखने में ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि स्टाइल है, फॉर्मेटिंग है, बिल्कुल ये फॉर्मेटिंग है। HTML डिजाइनर के लिए ये फॉर्मेटिंग है और SEO एक्सपर्ट के लिए स्ट्रक्चर है, हमारे लिए ये स्ट्रक्चर है। यानी वो गूगल हमें ये कहता है कि भाई यहाँ से शुरू करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। यानी और अगर आप ये कहें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तो ये H1 है, तो आप कहेंगे ये इसकी शक्ल और इसकी शक्ल तो आपस में मिलती नहीं, बिल्कुल ही ना मिल रही। तो एक्चुअली है क्या, एक्चुअली है ये कि ये वेब डेवलपर का डिजाइन है, ठीक है। उसने CSS डिजाइन यूज किया कलरफुल बनाने के लिए। इसको मैंने क्या किया, इसको कोटेशन लगा दी इसके इर्द गिर्द किस चीज की, H1। अगर मैंने उसको H1 में इंपोर्ट नहीं किया होगा तो गूगल इसे रिकमेंड ही नहीं करेगा। और H1 लगाने से उसके डिजाइन में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, उसका डिजाइन जो है वही रहेगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेटिंग में अगर हम देखते हैं ना, तो जो सिंपल फॉर्मेटिंग है वो HTML है और जो एडवांस फॉर्मेटिंग है वो CSS है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रायोरिटी किसकी होगी, एडवांस की होगी। लेकिन बैक एंड पर जो सोर्स रीड हो रहा है वो HTML का कोड है, तो उसके लिए CSS तो रीड हो ही नहीं रहा। हम CSS में जाकर SEO ही नहीं करते, CSS ओनली डिजाइन। हमने जितनी भी SEO करनी है वो सारी HTML के कॉम्बिनेशन से करनी है। अब ये स्क्रीन के सेंटर में है HTML, अगर इसकी बिल्कुल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि उसने इसको सेंटर भी किया हुआ है अपने फॉर्मेट से। हमने क्या किया, H1 लगा दिया बस, हमने सिर्फ इसको H1 लगा दिया, H2 लगा दिया, H3 लगा दिया। अब गूगल इसको रीड करेगा तो कहेगा भाई इट्स फाइन, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक है, क्योंकि आपने हेडिंग स्टाइल भी इस्तेमाल किया। अब हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ये ऑल फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है। अगर कोई बंदा कहे कि भाई हेडिंग स्टाइल लगाएंगे तो वेबसाइट रैंक कर जाएगी, ये वन ऑफ द फैक्टर्स हैं, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से रैंक करेगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेके आना है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, और अब ये हम देख रहे हैं चीज, ये वाला पार्ट जो है, मैं इसी पार्ट को कॉपी करता हूं। तो अब ये देख रहे हो कि एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है और इसके बीच में कुछ बोल्ड भी है। सो मैं कहता हूं भाई इसको मैं यहां लगा देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी ये पैराग्राफ तो मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कॉपी ही पेस्ट ही किया है। तो मैंने क्या किया, इसको एक टैग लगा दिया P का। ये SEO का टैग नहीं है, ये वैसे ही मेरे पास लगा हुआ आएगा, तो मैं इसको मैनेज करूंगा सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इधर आया, मैं इसको एक लाइन में शो कर दूं आपको। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं दिखा रहा हूं कि भाई यहां नजर तो आ जाए ना सारा, वो ताकि फिर हमें समझ में आएगी आपको मैं क्या बात कर रहा हूं। हमने कहा भाई ये पैराग्राफ था, फाइन, स्लैश भी लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। और एक और चीज याद रखिए, हम SEO एक्सपर्ट हैं, हमने ये कुछ भी नहीं करना। ये आज का जो लेसन है ना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप P को भी समझ लें, आप H को भी समझ लें। एक्चुअली हमने कभी किसी की HTML फाइल बनानी नहीं है, हमारे पास तो बड़ी बड़ी फाइलें आएंगी, हम तो सिर्फ उनको देखेंगे और उनके अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे, ठीक है। हमने कभी भी फाइल क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। लेकिन अगर ये सारी मैनेजमेंट हमें समझनी है तो हमें प्रोसेस सारा पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होगा तो हम मैनेज कर पाएंगे।
इसीलिए ये लेक्चर मैं पीछे से दे रहा हूँ आपको कि हम जो आगे पढ़े उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो आप एसईओ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सब मुश्किल क्लास आ गई। अच्छा, मैंने इसको इसीलिए कहा, मैंने कहा ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जरूर है मगर ये फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। मतलब सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये निकालना कि लैंग्वेज नहीं है ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है कि भाई कहा है बोल्ड कैसे करो, स्ट्रांग कैसे करो, लेआउट लेफ्ट कैसे करो, राइट कैसे करो, बस ये बताने के लिए उन्होंने एक लैंग्वेज बना दी। और क्योंकि इसे इंटरनेट के ऊपर जाकर एक डिफरेंट प्रोटोकॉल में रन होना है, ठीक है ना, वो टाइपिंग वाला प्रोटोकॉल तो नहीं है, नोटपैड का या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोटोकॉल तो नहीं है ना, तो उस प्रोटोकॉल में इससे रन होना है, तो इसलिए ये हमें लगता है कि बड़ी मुश्किल है और है भी कोडिंग। और आज की तारीख में भी बैक एंड पे कोडिंग है, जितनी मर्जी एडवांसमेंट हो गई है बैक एंड पे कोडिंग है। चलो जी, अब हम ये कह रहे हैं कि बन तो गई है और इसको मैं दोबारा से रन करूं, अगर इस फाइल को रिफ्रेश करें, आ गया पैराग्राफ। लेकिन वो जो था ना उसमें हमने क्या किया हुआ है, अब आप देखिए एसईओ के एज एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या किया था। बोर्ड कर दिया। हो सकता है कि इन्होंने ये लिखा हो कि वी आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर इन पाकिस्तान, मतलब जो डिजाइनर था ना उसने यही लिखा था सर। लेकिन हमने कहा था कि भाई इनकी जो मेन प्रोडक्ट है वो है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, सो हमने ये फिल इन दी ब्लैंक भर दिया बीच में से लाकर। हमने ये रिसर्च की, पहले हमने ये वर्ड कैलकुलेट किया कि ये वर्ड इसके लिए है, इसी का वर्ड है, इन्हीं की प्रोडक्ट है, तो फिर हमने, ये हमारा काम है कि हम कंटेंट को भी रिफाइन करते हैं, यानी हमने इसके कंटेंट को भी रिफाइन करना है। क्योंकि अगर आपने किसी की वेबसाइट की एसईओ कर दी विदाउट रिफाइनिंग कंटेंट तो उसका तो फायदा ही नहीं होगा। भाई रैंक कैसे होगी, भाई लोगों ने सर्च करना है ना, लोग जो लिख रहे हैं वही तो कीवर्ड्स हैं, तो डेवलपर ने तो डाली नहीं है, वो डेवलपर ने तो एक डिजाइन दिया है ना सिर्फ, फिर हमें बाद में भी लाना है। असूली तौर पर ये जो प्रोसेस है इसको अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो इसका जो पहला पार्ट है, इसका पहला पार्ट ये है कि आप कीवर्ड रिसर्च करें, यानी आप अपनी वेबसाइट की पहले वोकैबुलरी बनाएं। क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट की आप स्टोरी लिख रहे हो ना, ये स्टोरी ऐसी है लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, तो इंटरेस्ट करने के लिए हम वो वाले वर्ड्स लेकर आएंगे जो लोग पढ़ना चाहते हैं और वही वाले वर्ड्स हमारे कीवर्ड्स हैं। अब इसको हमने बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक और एसईओ का फैक्टर इसमें आ गया, और वो कौन से वाला फैक्टर है, बोल्ड का। तो हमने कहा भाई कहाँ है ये, इसके लिए हमारे पास दो टैग यूज होते हैं, एक बोल्ड का और एक नहीं, वो पूरे का पूरा वर्ड यूज करना है हमने, ठीक है। मैं कह स्ट्रॉन्ग का जो, अब बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बिल्कुल एक ही मीनिंग के दो टैग्स हैं, यानी कि बोल्ड ने भी बोल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग ने भी बोल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग ने भी, बोल्ड ने भी स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग ने भी स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे हम मार्कर के साथ यूं हाईलाइट कर देते हैं ना, हम हाईलाइट करने लगे हैं। अब इसको भी हम अगर ये कहेंगे ये फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग, लेकिन गूगल इसको भी एक आइडेंटिफायर के तौर पर समझ रहा है कि भाई कहां पर बोल्ड है तो ये आपका कीवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली गूगल इन चीजों से कीवर्ड ढूंढ रहा है बेसिकली आपके, उनको रैंक कराने के लिए। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को यूज नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट में तो हमारे कीवर्ड भी गुमे रहेंगे। अगर कोई बंदा स्ट्रॉन्ग की ब्रैकेट में हेलो लिख देगा तो गूगल कहेगा भाई ये इसका कीवर्ड है। कोई बंदा स्ट्रॉन्ग में हाई लिख देगा तो गूगल समझेगा कि ये इसका कीवर्ड है। कोई स्ट्रॉन्ग के अंदर व्हाट्सएप नंबर लिख देगा तो गूगल समझेगा ये इसका कीवर्ड है, ठीक है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। सो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, ये पाकिस्तान को मैं स्ट्रॉन्ग कर देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको दोनों का समझ में आ जाए। इसको मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया समझाने के लिए आपको। 3-4 टैग हैं, कोई बहुत सारे टैग्स नहीं है जो समझने चाहिए। हाँ, मैं भी वो पाकिस्तान को क्यों नहीं किया उसने, हमने तो पाकिस्तान को किया है, इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा, जिसको भी हमने किया ही नहीं रिफ्रेश। तो अब ये देखिए पाकिस्तान भी हो गया ना बोल्ड। अच्छा, अब आ गई बारी, अगली चीज क्या है हमारे पास, एसईओ की। ये सारे वो एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी वेबसाइट में से जो एसईओ के लिए चाहिए, हमें जिनके लिए हमें एसईओ को टारगेटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास आ गया वो क्या है, इमेज। भाई तस्वीरें हैं, वेबसाइट पे तस्वीरें ये देखें। तो अब हम आगे क्या करना है, तस्वीर लगानी है। तो हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक तस्वीर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ना, कौन सी अभी हमने लगा कर आए थे, वो पीएनजी लगाई है ना अभी हमने एक, तो हम कहते हैं उसी को हम प्रैक्टिस में तस्वीर के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो
इसके लिए हमारे पास जो टैग है वो क्या है, IMG SRC। इसकी जो SEO के पॉइंट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो हम SEO में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ कोड को समझ लेते हैं। इसके SEO हमने बिल्कुल इस क्लास में नहीं की हुई है, अभी करनी है हमने, मतलब वो SEO का हमारा टॉपिक है। मैं स्पीड से इसीलिए थोड़ा सा करा रहा हूँ कि ये जो पीछे वाला है ना, और एक और चीज़ ये है कि मैं आपके साथ एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा जिसके अंदर ये स्टेप बाय स्टेप लेक्चर भी मेरे होंगे, ठीक है, ताकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप उन लेक्चर्स को भी साथ सुन लो। मिसलन अगर इन्होंने ये चीज़ें 3 लेसन में समझी होगी तो मैं आपको आज यही समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग पहले आते तो आपको पहले भी आपने एक ही में सीख लेनी थी, ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, आप पिक कर रहे हो चीज़ों को, तो जो फ्रेशर होते हैं ना उनके लिए ज़रा मुश्किल होती है ये चीज़। तो आप लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं तो आप कर लोगे। सो अब मैंने कहा SRC नाम क्या था जी, फेविकॉन। अब आप देखिएगा वही फेविकॉन मैं यहाँ लगाने लगा, वही इमेज मैं यहाँ भी लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर इमेज लग गई। इसके आगे से कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ऑप्शन है ना उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर इमेज टैग है, SRC जो है ना इसकी ऑप्शन है, तो लेकिन हम इसको टेक्निकली क्या कॉल करते हैं, एट्रीब्यूट, यानी कि ऑप्शन का जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं टेक्निकल नाम क्या है उसका, एट्रीब्यूट। तो इसका पहला एट्रीब्यूट क्या है जी, SRC। SRC और उसका एक्सप्रेशन है कि फाइल का नाम बता दो। दूसरा एट्रीब्यूट है इसका alt। alt स्टैंड्स फॉर alternate, ठीक है। अब नाम से ज्यादा हो रहा है कि भाई तस्वीर नहीं तो क्या, ऐसे ही है ना, नाम से तो ये पता लग रहा है कि भाई तस्वीर का अल्टरनेट क्या है। इसका मतलब क्या है, इसके दो मतलब है, एक मतलब SEO के लिए और एक मतलब वेब डिजाइन के लिए। यूं कह लो कि इसकी एक डायरेक्शन मिल रही है गूगल को कि भाई इसको रैंक करो, और एक डायरेक्शन है यूजर्स विजिटर्स के लिए, भाई एक विजिटर भी तो आता है ना एक वेबसाइट को खोलता है, इमेज खुल गई फाइन, लेकिन अगर इमेज ना खुली फिर क्या होगा, फिर ये वाला टेक्स्ट नजर आएगा जो अल्टरनेटिव आपने लिखा है। इसका हमें कोई फायदा तो खास नहीं है, मगर इस चीज का हमें तो कोई फायदा नहीं है कि, और ना विजिटर को कोई फायदा है, मतलब विजिटर तस्वीरें खोला, तस्वीरें खुल ही नहीं रही, टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, उससे क्या फायदा होगा इसका। लेकिन इससे का मतलब ये पता लग जाएगा कि इमेज लोड नहीं हुआ, बस ये मैसेज है इसका। लेकिन ये एक्चुअल मैसेज है, यही मैसेज लोड नहीं हुआ। अब यहाँ से तो लग रहा है कि ये लिखना चाहिए, मैं कह यहाँ से ये लग रहा है कि ये, हालांकि ये नहीं लिखना। असल में हम मैसेज किसको दे रहे हैं, गूगल के क्राउलर को। हम गूगल के क्राउलर को मैसेज क्या दे रहे हैं, देखिए हमारी वेबसाइट में तस्वीरें भी हैं, टेक्स्ट भी है। गूगल का जो क्राउलर है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट में जो रैंक होना है ना एक्चुअली वो कहां से होना है, इसे पढ़ना है, क्राउलर ने इसको पढ़ना है। गूगल के क्राउलर के लिए आपकी वेबसाइट कितनी स्टाइलिश बनी हुई है मैटर ही नहीं करती, गूगल के क्राउलर को ये कोड चाहिए। और आपने देखा इसीलिए हम SEO के लिए इस कोड के पीछे पड़े हैं कि हम इस कोड को समझा दें गूगल को उस तरह जिस तरह वो समझना चाह रहा है। एक चीज क्या है कि गूगल ने आपके वेबसाइट डिजाइन ऐसा नहीं है कि वेबसाइट बहुत दिलकश है तो हम कहेंगे कि वो अच्छी रैंक हो जाएगी, और जो जरा उससे डिजाइन थोड़ी सी हल्की बनी हुई है तो हम कहेंगे ये ज्यादा अच्छी नहीं हो। नो, वेबसाइट के डिजाइन का रैंक होने से कुछ लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो कस्टमर के लिए, हाँ वो कस्टमर के लिए, ठीक है। गूगल के लिए क्या है, गूगल के लिए कि ये जो कोडिंग हमने की हुई है ये गूगल फ्रेंडली है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेजेस को रैंक करवाने में इमेज का रोल कम है, उस तस्वीर का रोल कम है। असल में जो है ना उस इमेज को रैंक करवाने के लिए मैं ये वाला हिस्सा है जहां से रैंक करवा रहा हूं। देखिएगा मैं क्या कहता हूं, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। अब इसने रैंक होना है, अब इसने देखिए इधर आए, एक पेज पर आते हैं, ये मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, इमेजेस पे आए, पहली तस्वीर देखें आ रही है, इसको हमने रैंक किस पे किया हुआ है, अब ये गूगल इमेजेस में लेके आऊं मैं आपको। हाँ, इधर हमने इसको रैंक किया हुआ है, बेस्ट MEP कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, इस तस्वीर को रैंक किया हुआ है। इस पे माउस रखेंगे अगर आप, इस पे जब हम क्लिक करेंगे इसकी वेबसाइट पर जाएंगे हम, ये आ गई वेबसाइट, देखिए क्या है, हर जगह ये लिखा हुआ आ रहा है नजर। इस फाइल को अगर मैं सेव करता हूं तो इसका नाम पढ़ते हैं, ये सारे के सारे रैंकिंग फैक्टर्स हैं। मतलब ये जो अब इस फाइल का नाम पढ़े पहले आप,
वही जॉब है बेस्ट एलईपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान। जो साथ में लिखा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका कोड जाकर चेक करूंगा तो इसका आर्ट भी क्या होगा, बेस्ट एलईपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान। ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से आपके इमेज ने क्विकली रैंक होता है। ठीक, हाँ, हमने इमेज का नाम भी वही रख दिया सब कुछ। ठीक है, ये देखिए ऊपर ये वही कंपनी आ रही है ना, यहां भी ये रैंक हुई हुई है, ये वही कंपनी है। अगर मैं इसकी वेबसाइट पर जाऊंगा तो वही साइट खुलेगी और आपको वही टॉप पर इमेज भी नजर आ जाएगी। अब जो बंदा ज्यादा फैक्टर्स को फॉलो करेगा उसके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो तस्वीर का है जी, देखें जरा, ये देखें। अब एक और चीज भी मैंने इस पर यूज की हुई है, वो क्या है, टाइटल। वो भी क्या लिखा हुआ है, बेस्ट एमवीपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान। मतलब उसकी जड़ों में बैठ गए हम एक कीवर्ड को लेकर। इतनी ज्यादा किसी वेबसाइट ने उसके ऊपर फोकस नहीं किया होगा, तो अब हमारा फोकस ज्यादा हो गया, हमारी वेबसाइट ऊपर आ गई। ठीक है, चलिए जी अब आ जाते हैं वापस इसमें। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता लग गया। अब हमने कहा ये आर्ट है, आर्ट का टैग टेक्स्ट कितना हो सकता है। आर्ट के अंदर हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसकी लेंथ मैक्सिमम 120 से लेकर 140 कैरेक्टर्स की, 120 से लेकर 140। ठीक है, ये आर्ट है। कम भी हो सकती है, मतलब 120 से, मतलब वो लिमिट बता देना कि ज्यादा से ज्यादा इतनी। अब ये तो आपकी चॉइस है ना, आप ए लिख दो, अब कुछ भी नहीं लिखा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट आई, मैंने जब उसका ऑडिट किया तो ऐसी ऑडिट करने के बाद मुझे पता लगा कि इस पूरी वेबसाइट में 200 इमेजेस हैं विदाउट आर्ट, विदाउट आर्ट। इसका मतलब वेब डिजाइनर ने वेबसाइट बनाई है, उसे क्या पता आर्ट का क्या पर्पस है, मतलब कि आर्ट का उसमें उसने यूज ही नहीं किया आर्ट करने। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं उस 200 इमेजेस के आर्ट लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि ऑप्टिमाइजेशन बढ़ गई। उसके बाद फिर जब मैं फाइलों के नाम देखूंगा तो किसी फाइल का नाम x था, किसी का नाम c था, किसी का नाम 786 था। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा फैक्टर क्या था भाई, अपने फाइल का नाम भी कीवर्ड फ्रेंडली रखो। फिर जब मैंने इनके साइजेस देखे तो पता लगा भाई ये वाली जो फाइल थी ना ये 900 किलोबाइट्स की थी, ये 2 MB की थी। पता लगा भाई ये तो बहुत बड़ी फाइल है, छोटा करो। गूगल रेकमेंड करता है छोटी फाइलों को, 100 से 200 किलोबाइट्स की फाइल। तो ये चीजें हमने जब अप्लाई करनी है तो ये ऐसे करनी, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद एक और क्या था आगे, टाइटल। और टाइटल पे भी मैं इसी को पेस्ट कर देता हूं। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं लगा रहा हूं। उसके बाद एक और बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है जिसे हम आगे जाकर भी देखेंगे, और वो है विड्थ हाइट। गूगल में ये भी कहता है, क्या कहता है, कहता है भाई आप इसकी विड्थ और हाइट को भी मैनेज करो। क्यों मैनेज करो, एक वेबसाइट है भाई खुल रही है, उस वेबसाइट पे बहुत सारे इमेजेस हैं। जब वेबसाइट लोड हुई तो उसको सबसे पहले तो पहला इमेज मिला, तो उसने लगा दिया वेबसाइट पर। जैसे ही वो नीचे गई तो पता लगा भाई एक तो और इमेज आ गया, अब उसने तो पूरा लगा दिया। फिर क्या करेगा, पहले को छोटा करेगा, फिर जब तीसरा आया तो फिर पहले 2 को मैनेज करेगा, फिर जब चौथा आया तो पहले 4 को मैनेज करेगा। तो स्पीड बढ़ गई, टाइम बढ़ गया हमारी वेबसाइट के लोड होने में, बार बार डिस्टर्बेंस शुरू हो गई ना। तो हमने कहा कि भाई पहले से ही साइजेस को मैनेज कर दो ताकि वो छोटे साइज में इमेजेस लग रहे हो साइज स्क्रीन के हिसाब से, ताकि हर दूसरे इमेज पर उससे पहले इमेज को छेड़ना ना पड़े। तो कहते हैं भाई विड्थ हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विड्थ हाइट में क्या होता है, समटाइम जो कस्टमर होते हैं उनको भी मसला हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट है, अब मैंने डेवलपर से कहा भाई इसकी विड्थ हाइट को बैलेंस कर दो। उसने कहा अच्छा इस ओके मैं इसको स्केयर कर देता हूँ। अब जब इस प्रोडक्ट को वो स्केयर शेप में लेकर जाएगा तो गड़बड़ हो गई, मतलब ये तो माउस पे जाना ही नहीं जाएगा। ऐसे ही है ना, यूं एक दूसरे इतने हिस्से भी करना है, इसको स्ट्रेच करेगा ना इसको। फिर हम ये कहते हैं कि भाई कंप्रेस भी नहीं होनी चाहिए इमेजेस, तो हम कहते हैं भाई दोनों प्रॉपर्टीज को ना छेड़ो, एक को ही छेड़ो। यानी चाहे तो विड्थ चेंज कर लो, चाहे तो हाइट। अब तो गड़बड़ नहीं होगी, अब कंप्रेस नहीं होगी पिक्चर, यानी कि अब रीडेबल रहेगी। तो इससे फायदा क्या होगा कि गूगल को साइज का पता लग जाएगा, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे एसईओ के फैक्टर्स हैं।
बात है जी ये, लेकिन अब तस्वीर बड़ी आ गई, उधर देखिए कितनी छोटी सी थी, ऊपर छोटी सी आ रही है ना, इसलिए कि ऊपर हमने जो एट्रीब्यूट यूज किया था लिंक के साथ वो क्या था, रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन, वो शॉर्टकट आइकन ने इसको छोटा कर दिया। यहाँ पर हमने टैग कौन सा यूज किया, ING का, हालांकि वो भी तस्वीर लेकर आया, ये भी तस्वीर लेकर आया, वो तस्वीर लेकर गया टाइटल बार में शॉर्टकट आइकन, और ये तस्वीर लेकर आया पूरे पेज के ऊपर। हमने साइज बताया ही नहीं अभी तक, तो जो भी इसका एक्चुअल साइज था उस साइज में ले आया, जो भी इसका एक्चुअल साइज था उस साइज में इसको ले आया। सो इमेज भी हो गया हमारा, और आखिरी चीज हमारे पास रह गई, तो समझिए आप इन लोगों के इक्वल हो गए, दैट इज लिंक, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप देखते हैं ना बने होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, मिसाल के तौर पर जी हम इधर आए और हमने कहा भाई एक हाइपरलिंक ही बना दो, तो मैं कहता हूँ इसी के बना लेते हैं, चले जी इसका बना लेते हैं। हाइपरलिंक के लिए हमारे पास टैग यूज होता है। अच्छा, ये जो टैग्स हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है ना, दैट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का टॉपिक चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने एसईओ इंप्लीमेंट करनी शुरू करनी है, अभी नहीं शुरू की, तो जब हमने एसईओ इंप्लीमेंट करनी शुरू करनी है तो उसके बाद उस वक्त फिर हम इन टॉपिक्स को दोबारा से एक दफा साथ साथ देखेंगे। जैसे मैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, फिर हम देखेंगे। अब आपको एक आइडिया मिल गया, ठीक है ना, अब आप उस क्लास के साथ मैच कर जाएंगे। अब आपको थोड़ी सी घर जाकर आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये लेसन मैं आपको बताऊंगा कहाँ पढ़े हुए हैं, इनको जाकर आपने घर से देखना और आपने एक प्रैक्टिस करनी है। और मैं स्टूडेंट्स को जब एसईओ सिखाता हूँ तो कॉपी वर्क नहीं कराता हूँ, प्रैक्टिकल। मैं आप लोगों को ये इसी तरह की एक वेबसाइट दूंगा और मैं कहूँगा कि आप इसको अपनी वेबसाइट बनाएं, चाहे आप इसे लोड करना चाहे अपलोड भी करने बेशक बाद में। जैसे आप लोग तो फ्रीलांसिंग करते हो तो अपना अपनी एक URL बना सकते हो, अपनी वेबसाइट बना सकते हो एज ए फ्रीलांसर। अपनी वेबसाइट आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, ताकि जब हम एसईओ को इंप्लीमेंट करें, हमें कीवर्ड्स बनाने सिखाऊं, आप अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड्स लगाएं। मैं आपको एसईओ करनी सिखाऊं, मैं कहूं भाई ये ऑन साइट एसईओ, इससे वेबसाइट में रैंक होना है, आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करो, तो एंड ऑफ द कोर्स आपकी वेबसाइट बनी भी हुई हो और ऑप्टिमाइज भी हुई हो। अब फायदा तब होगा जब आप उसको लाइव कर लोगे। अगर आप इसको लाइव कर लोगे तो कीवर्ड्स के अगेंस्ट वो सर्चिंग में भी आना शुरू होगा। चलो जी, अब आगे इधर ए, हाइपरलिंक के लिए हम यूज करते हैं ए का टैग, ए स्टैंड फॉर एंकर, href इक्वल्स टू, मिसाल के तौर पर जी मैं यहां पर आया https, जरा मैं मुख्तसर सा कर लेता हूं ताकि मुझे ज्यादा लंबा लिखना ना पड़े। हाँ, मैंने फिलहाल उसको ये वेबसाइट बता दी, लग गया जी है हाइपरलिंक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोफेशनल किचन एक हाइपरलिंक बन गया। उस पर क्लिक करूंगा तो कहां जाएंगे, geo.tv पर। अच्छा, उसके बाद इसका एक और एट्रीब्यूट है और वो है टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैक। ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि भाई नए पेज पे खोलो, ठीक है। और अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो उसी पेज पे खुल जाता है। समटाइम आप क्लिक करते हो तो एक नया टैब खुल जाता है, ऐसे ही है। ब्लैंक का मतलब है नया टैब और पेरेंट का मतलब होता है सेम। अगर आप मेंशन नहीं करते तो पेरेंट होता है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, टारगेट लिखते ही नहीं हो, तो इसका मतलब है कि पेरेंट। अगर आपको न्यू टैब पे लेकर जाना है तो फिर हम बता देते हैं, हम रेकमेंड करते हैं न्यू टैब। क्यों करते हैं ये एसईओ में बताऊंगा, इसकी वजह क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें भी टाइटल है, इसका फिलहाल मैंने क्या टाइटल दे दिया, न्यूज। खत्म हो गई बात, ये टैग किया मैंने बंद, ठीक है। चलिए इसको एक काम करें तो समझने के लिए कि भाई ये नजर आ जाए स्क्रीन पे आपको। यहां से शुरू हुआ, ये इसका एट्रीब्यूट एक, ये इसका एट्रीब्यूट नंबर 2, यहां पे आके बंद। अब उसके बाद क्या टेक्स्ट आ रहा है जिसका, इसको मैं नीचे लाइन में ले जाता हूं जरा पढ़ने में आसानी हो। ये स्लैश ए ठीक है। अच्छा, अब हम इसको यहां पे लगाते हैं स्लैश और यहां पे लगा देते हैं ए। अच्छा, क्लोज हो गया। ये नीचे भी है या ऊपर, ये गाइए हमने न्यू चैनल देखें जरा। अच्छा, आप कह रहे हो कि भैया तो टैग तो यहां खत्म हो गया, इसे नीचे को खत्म कर रहे हैं। ओके, जब हम किसी हाइपरलिंक पर जाते हैं तो उसको एक्सेस कैसे करते हैं भाई, नहीं करते हैं ना। हर
हाइपरलिंक का कोई नाम होता है, तो हमारे इस हाइपरलिंक का नाम क्या है? प्रोफेशनल टीचर ये है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव ही कर दूं और मैं ये समझूं कि जो अंदर है वो मेरे हाइपर का नाम है, वो नहीं है, फिर मुझे ये हाइपरलिंक विजिबल ही नहीं होगा। आपकी कोई वेबसाइट खोलते हो, इसकी आसान सी एग्जांपल है, आप एक वेबसाइट खोलते हो, उसके ऊपर बना होता है होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, लिखा होता है ना। सो वो क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लिकेबल टेक्स्ट। उनके थ्रू हम उस हाइपरलिंक को एक्सेस करते हैं। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलो, ये भी खत्म हो गई बात, और इसको हम करते हैं बन गया। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें और ये हम /a ना लगाते तो क्या होना था? ये होना था कि इसके बाद जितना कुछ नजर आ रहा है ना, सारा ये हाइपरलिंक बन जाता, क्योंकि क्लोज ही नहीं किया। /a को हमने क्लोज ही नहीं किया, तो उसने क्या करना था? ऐसे होना था। फिर ये देखें, अगर मैं ना लगाता तो क्या होना था? और ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आपको इसकी साइंस समझ में आ जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई ना कोई साइंस तो होगी, कोई टैग्स की टाइप्स अब हमें समझ में आ गई कि एक टैग ऐसा था जो, अब हमारे पास ना टैग दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिंगुलर टैग्स, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं पेयर टैग्स। एक टैग क्या है कि उसको लगा दिया, जैसे IMG का टैग है, मैं उसे क्लोज करूं या ना करूं, भाई उस IMG के टैग ने क्या करना है? सिर्फ एक तस्वीर लगानी है, बस एक ही लगानी है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसे क्लोज नहीं करूंगा तो एक ही तस्वीर 10 दफा आ जाएगी या 100 दफा आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बस एक IMG का टैग, एक तस्वीर, तो हम कह रहे हैं सिंगुलर टैग है। ऐसे टैग्स जिनको क्लोज नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यू रहेंगे, उन्हें हम बोलते हैं पेयर टैग्स। अब पेयर टैग्स कौन से हैं? जैसे हेडिंग है, हेडिंग भी पेयर टैग है, बोल्ड पेयर टैग है, स्ट्रॉन्ग पेयर टैग है, और अभी जो हमने पढ़ा एंकर, ये भी हमारे पास पेयर टैग है। ठीक हो गया? चलो जी, ये अब आप लोग इस क्लास के साथ मैंने आप लोगों को जोर जबरदस्ती मिला लिया, ठीक है। अब हम आपको ग्रुप में ऐड करते हैं। मैं क्या, आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड करता हूँ और फिर मैं आपसे प्लेलिस्ट शेयर करके आपको बताता हूँ कि आपने घर जाकर कौन से लेसन्स को सुन लेना है, ठीक है। और आपको ये वाली वेबसाइट में ऑफलाइन भेजूंगा पूरी इस तरह की। आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को एडिट कर लेना है। कैसे करना है वो मैं आपको लेक्चर बताऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। और ये देखिए मैंने रिकॉर्डिंग की है ना, ये सब रिकॉर्डिंग हुई है मेरी।